Hello student, this is Hina ma'am and today we are going to discuss our chapter number 10 of business, that is international business. So basically बेटा इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या है कि यहाँ पर हम जो टेरिटरियल गैप है उसको फील करने वाले हैं, यानी कि किसी भी एक देश से दूसरे देश में अगर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होनी है आइदर गुड्स और रिलेटेड टू सर्विसेज, सो दोनों ही तरह की जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी, सो उसके लिए हमारी मेन फाउंडेशन यही है कि जितना भी टेरिटरियल गैप है उन सभी को हटा दिया जाए एटलीस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए। सो इसी से ही रिलेटेड हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को आज के आने वाले चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस में। मेनली आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा बेटा इंटरनेशनल बिजनेस के मीनिंग, रिलेटेड इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वर्ल्ड ट्रेड मीन्स जहाँ पे पूरे वर्ल्ड को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप आइए और अपनी जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसको ईजीली कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो फर्स्टली बेटा इसके अंदर हम कंसिडर कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस। सो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब ही क्या है कि ऑल दोज बिजनेस एक्टिविटीज़ बिटवीन टू और मोर कंट्रीज विच आर रिलेटेड विद द प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, यानी कि जिन बिजनेस एक्टिविटीज़ का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, सो प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से जब भी कोई बिजनेस क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है, तो उसको हम अपने इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कंसिडर करेंगे। मिनिमम 2 कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व होनी ज़रूरी हैं, 2 से ज़्यादा कितनी भी कंट्रीज इसके अंदर शामिल हो सकती हैं। अगर हम इसके नेचर की बात करते हैं बेटा, सो अगेन इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्रीज, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ का इसके अंदर पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, मैनी बेसिस का मतलब ये है कि आप केवल ये चाहते हैं कि केवल एक ही बिजनेस तक बाउंड रहे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप एक से ज़्यादा बिजनेस जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको भी जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको एक्सचेंज कर सकते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए। सो इसके बेसिस जो हैं काफ़ी होती है, इसके अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। अगेन एक लैंग्वेज डिफरेंस, सो लैंग्वेज डिफरेंस को फील करने के लिए, ताकि लैंग्वेज डिफरेंस ना हो, इसके लिए एक इंग्लिश को कॉमन लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे लिया गया है, जिस पे हम कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करनी है। सो उसके लिए आप कोई भी कंट्री होगी वो मिनिमम इंग्लिश को क्या करेगी, यूज़ करेगी। इसी के साथ साथ कंपैरेटिवली मोर रिस्की, बिल्कुल बेटा रिस्की क्यों रहता है बेटा, जब आप अपना सामान किसी एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, इंपोर्ट कराते हैं या एक्सपोर्ट कराते हैं। सो आपको पता है कि या तो आप शिप के थ्रू सामान भिजवाएंगे, ठीक है, इसके अलावा या फिर आप बाय एयर या फिर बाय रोड। सो जितने भी जितना ज़्यादा रास्ता लंबा होगा उतना ही ज़्यादा आपके सामान को, आपके गुड्स का रिस्क रहेगा। सो इंटरनेशनल बिजनेस बेटा बिल्कुल थोड़ा रिस्की रहता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर जो है गवर्नमेंट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है बेटा। सो गवर्नमेंट का जो रोल है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो काफ़ी रहता है। गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी आप अपनी परचेजिंग सेलिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सो उन सभी एक्टिविटीज़ में अपने टैक्स फ़ी चार्ज करती है। और ये टैक्स या फी चार्ज, ये लाइसेंस के, ये जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेटिक डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बेटा, उनके फॉर्म में गवर्नमेंट क्या करेगी, इन सभी चीज़ों को जो है चार्ज करती है। इसी के अलावा जो पेमेंट होगी बेटा वो भी आपकी फॉरेन करेंसी में ही होगी। फॉरेन करेंसी मीन्स जिस देश से, सामने वाले कंट्री से आप जो है बिजनेस कर रहे हैं, सो उस देश की ही करेंसी जो है मेनली यूज़ की जाएगी आपके बिजनेस के लिए। सो फॉरेन करेंसी होना ज़रूरी है।
इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं बेटा इसके फायदे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस की। सो इंटरनेशनल बिजनेस के काफ़ी फायदे होते हैं। इन अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल आपको फॉरेन करेंसी अर्न करने का चांस मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं कि हमारी हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है। अब अर्निंग के लिए हमने क्या किया है, हमने यूएस को अपना कोई भी प्रोडक्ट जो है सोल्ड आउट किया है, ठीक है। सो यूएस को प्रोडक्ट सोल्ड आउट किया है तो बदले में हमें क्या मिलेगा, हमें डॉलर के रूप में उसकी जो पेमेंट है बेटा वो रिसीव होगी, राइट। सो ये जो पेमेंट हमको रिसीव हो रही है, सो ये पेमेंट क्या है बेटा, हमारी अर्निंग ही तो है। दैट मीन्स हमें फॉरेन की करेंसी में क्या हो रही है, अर्निंग होती है। सो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। अगर आप बात करते हैं बेटा इसके अलावा काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो हैं, जिन रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है, सो वो कमी हम दूसरे देशों से खरीद के अपनी पूरी कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ साथ इम्प्रूवमेंट ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेटा वो भी काफ़ी मिलती हैं। और साथ ही साथ हम जब नई टेक्नोलॉजी को खरीद रहे हैं, सो उसके साथ साथ हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। इसी के साथ ही हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है। ये तो बात हुई बेटा नॉर्मल वे से जब बेनिफिट होते हैं, लेकिन अगर आप कोई फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस को, सो फर्स्टली आता है बेटा प्रोस्पेक्टस ऑफ हायर प्रॉफिट। बेटा जितना ज़्यादा देशों से आप बिजनेस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके प्रॉफिट अर्न होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो इसीलिए फर्म को क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी कि फर्म की प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है बेटा वो क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। अब क्या करेगा, अब आप खुद ही सोच के देखो, अगर आप केवल अपने देश में ही क्या कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हो तो आप बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट की डिमांड दूसरे देशों में भी हो रही है, सो दैट आप क्या करेंगे, आप दूसरे देशों में भी उस प्रोडक्ट की सप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन के लिए इम्प्रूव होगा और साथ ही साथ यूटिलाइजेशन भी आपके रिसोर्सेज का ज़्यादा अच्छे से हुआ। अगेन ग्रोथ के साथ साथ जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, हमारे देश की खुद की जो हमारी मार्केट है उसके अंदर भी क्या होगा बेटा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा और साथ ही साथ कंपटीशन काफ़ी इम्प्रूव होगा। क्यों, क्योंकि अब हमारे देश में केवल हमारी ही ओन कंट्रीज नहीं है, विदेशी मल्टीनेशनल कंपनीज भी कॉम्पिटिटिव नेचर से आ चुकी हैं। सो कंपटीशन में टिके रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, साथ में अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सो जिस वजह से क्या होगा, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और क्वांटिटी भी इम्प्रूव होगी। इम्प्रूव बिजनेस विजन, बिल्कुल बेटा हमारे जो बिजनेस के टारगेट्स हैं, हमारे बिजनेस की जो रेपुटेशन है, गुडविल है बेटा, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आप स्कोप की बात करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस के क्या स्कोप्स हैं, सो फर्स्टली अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग मीन्स होता ही क्या है, ट्रेडिंग अगर आप नॉर्मल, अगर आप केवल एक सिंपल शॉपकीपर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ट्रेडिंग का मतलब केवल खरीदना और बेचना, दैट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, परचेजिंग एंड सेलिंग, राइट। सो यही चीज़ जब आप दूसरे देश के साथ करेंगे ना, तो उस टाइम पे हम इन एक्टिविटीज़ को परचेजिंग सेलिंग नाम ना देके इंपोर्ट एक्सपोर्ट नाम देंगे, राइट। दैट मीन्स जब भी कभी आप किसी दूसरे देश से सामान खरीदेंगे या बेचेंगे, सो उन एक्टिविटीज़ को हम बोलेंगे बेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब इन दोनों के वर्ड्स में भी काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इंपोर्ट का मतलब क्या होता है और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, इंपोर्ट का मतलब होता है कि जब भी कभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, सो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हो, दूसरे देश से सामान खरीद रहे हैं। दैट मीन्स इंपोर्ट का मतलब होता है परचेजिंग।
आइदर गुड्स और सर्विसेज का, कोई भी आप गुड्स या फिर सर्विसेज क्या कर रहे हैं बेटा, दूसरे देश से जब खरीद रहे हैं, सो वो चीज़ हमारी जो है इंपोर्ट के अंदर कंसीडर की जाती है। जबकि अगर हम बात करते हैं बेटा एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, दूसरे देश को सामान बेच रहे हैं, सेलिंग, सेल्स, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जब भी कभी आप किसी दूसरे देश से सामान खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपना मोस्टली जो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का या फिर मोबाइल्स का जो भी सामान है वो ज़्यादातर चाइना से खरीदते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हमारा ज़्यादातर टेलीकॉम का जितना भी सामान है वो क्या होता है, इंपोर्ट किया जाता है, कहाँ से, चाइना से। वहीं क्या होता है, ज़्यादातर अगर हम देखते हैं हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, लाइक पाकिस्तान है, नेपाल है, या फिर इसके अलावा यूएस है, इनको हम क्या करते हैं बेटा, हमारे काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हम उनको बेचते हैं, सोल्ड आउट करते हैं। दैट मीन्स उनको हम अपना सामान क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इसी के बाद ही बेटा बारी आती है नेक्स्ट सर्विसेज की। अब सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि सर्विसेज में जैसे कि हमारे देश में लाइक टूरिस्ट प्लेसेस हैं काफ़ी, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे क्या करते हैं, विदेश के जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे देश में घूमने आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, रेलवे का हो गया, बस का हो गया, मेट्रो का हो गया, और अब हाल ही में चल भी रहा है बुलेट ट्रेन का भी काम, जो भी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। इसी के अलावा बैंकिंग की जो भी सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं, सो ये सभी सर्विसेज भी क्या कर रही हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए भी बेटा बिल्कुल, पहले क्या होता था कि हम खुद प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे पास वो रॉ मटेरियल नहीं होता था। अब हम क्या कर रहे हैं, वही रॉ मटेरियल हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करा रहे हैं और खुद उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके अपने देश में सोल्ड आउट कर रहे हैं। अगेन सोर्सेज और मार्केटिंग, क्यों, हमारे पास जो सोर्सेज थी, जिन चीज़ों की हमारे पास कमी रहती थी, अब वो कमी जो है फील हो चुकी है। उस कमी की को फील करने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल सोर्सिंग फॉर प्रोडक्शन, हमारे जो भी फैक्ट्रीज थी, जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स थी, उन सभी प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर क्या हो रहा है बेटा, ग्लोबल सोर्सिंग हो रही है। दैट मीन्स पहले जो प्रोडक्शन होता था वो केवल हम अपने देश के लिए करते थे, ठीक है, लेकिन अब जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो हम अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों के, अब दूसरे देश भी हमारे लिए क्या होंगे, कस्टमर्स, ठीक है। सो इसी वजह से उनके लिए भी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, और साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। अब बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, एक वर्ड आपके सामने है बेटा इन्वेस्टमेंट, और एक वर्ड आपके सामने आता है फाइनेंस। बहुत बच्चे इन दोनों ही वर्ड्स के अंदर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। सो फर्स्टली बेटा इन चीज़ों को आपको क्लियर करेंगे। इन्वेस्टमेंट का तो मतलब क्या होता है कि जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो जाता है तब आप उस पैसे को क्या कर देते हो, कहीं बाहर जो है उसको स्पेंड कर देते हैं, सो दैट कि आपको इन फ्यूचर उसके जो है काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो है रिसीव होंगे, ठीक है। दैट मीन्स इस टाइम पे आपकी पॉकेट से जो है कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। लेकिन फाइनेंस के टाइम पे क्या होता है, फाइनेंस के टाइम पे आपके पास मनी की रिक्वायरमेंट होती है, आपको जो है पैसों की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे जब पैसों की ज़रूरत होती है तब जो फाइनेंस अवेलेबल कराया जाता है, जो मनी अवेलेबल, चाहे आप लोन से अवेलेबल कराएं, चाहे आप शेयर से कराएं या किसी भी अदर सोर्सेज से कराएं, सो वो चीज़ बेटा हमारी जो है फाइनेंस में आती है। तो यहाँ पर बात फाइनेंस की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बेटा इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो भी हमारी फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी के अंदर क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या हो रहा है, विदेशों में जा रहा है। अगर आप खुद ही सोचें कि इंडिया की कोई एक कंट्री है, से हम मानकर चल रहे हैं कि रिलायंस कंपनी है, रिलायंस ने क्या किया है, यूएस के अंदर जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब यूएस के मार्केट से जो भी अर्निंग होगी ना, वो अर्निंग हमारी इंडिया की पॉकेट में आएगी, ठीक है, इंडिया को अर्निंग होगी। सो वो चीज़ हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर बेटा कंसीडर करेंगे।
नेक्स्ट इसके साथ ही साथ बात आती है बेटा कॉम्प्लेक्सिटीज की, कि क्या क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, ठीक है। सो इसके अंदर फर्स्टली आता है बेटा लैंग्वेज डिफरेंस। बिल्कुल ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम एटलीस्ट आपको पता ही है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर मिनिमम 10,000 के आसपास जो है टोटल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। सो टोटल लैंग्वेज 204 कंट्रीज में। सो ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसके लिए हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशंस लिए हैं। फॉर एग्जांपल हमने इंग्लिश को जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लैंग्वेज ले लिया है, जिस पे हम क्या करते हैं, बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो लैंग्वेज का डिफरेंस काफ़ी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के साथ साथ रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क क्यों रहता है बेटा, जब भी आप किसी दूसरे देश से सामान खरीदते हैं, सो हर देश का जो क्लाइमेट होता है, हर देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, हर देश की जो सिचुएशन होती है वो अलग होती है, ठीक है। लाइक कहीं पे समुद्री इलाका होता है, कहीं पे पहाड़ी इलाका होता है, ठीक है। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है और उस जगह से जब सामान जो गुड्स है वो सप्लाई किया जाता है, तो बिल्कुल बेटा रिस्क ही रहता ही है। अब समुद्र में बाय शिप के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, आपने सारा सामान जो है सेंड कर दिया है, सप्लाई कर दिया है। अब समुद्र के अंदर अगर कोई तूफान आ जाता है, उसकी वजह से अगर कोई सामान पूरा का पूरा क्या हो जाता है, एक्सीडेंटली वेस्ट हो जाता है, सो वो चीज़ बेटा काफ़ी रिस्की रहती है इसके अंदर। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट कंट्रोल, जो पूरी की पूरी सिचुएशन है बेटा, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही कंट्रोल की जा रही है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा ही था कि गवर्नमेंट क्या करता है, चाहे टैक्स के थ्रू हो, एक्साइज ड्यूटी हो, इंपोर्ट ड्यूटी हो, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, लाइसेंस हो, अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है टैक्सेस जो है चार्ज करती है, ठीक है। सो इन सभी चीज़ों के ऊपर जब टैक्स चार्ज किए जाते हैं, सो वो क्या होता है बेटा, अगेन प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसके ऊपर तो इम्पैक्ट होता ही है, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस होगा। नेक्स्ट आता है बेटा डिफरेंस इन लॉ। बिल्कुल बेटा, आपको पता है कि हर एक देश के नियम कानून अलग अलग होते हैं। लाइक अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वो हमने अपनी एक बुक के अंदर जो है राइट डाउन किए हुए हैं और हम इनसे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। और यही रूल्स एंड रेगुलेशन क्या ज़रूरी हैं कि अमेरिका के अंदर भी फॉलो हो, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको फॉलो करे, नहीं ना। सो ये जो टर्म्स, कंडीशंस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं बेटा, ये हर एक कंट्री के अलग अलग होते हैं, और इसी वजह से जो आपके लॉज हैं वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसी के साथ डिफ़िकल्टी इन पेमेंट, क्योंकि पेमेंट जो होती है आपको पता ही है कि हर एक देश की जो करेंसी है वो अलग अलग होती है, ठीक है। लाइक यूरो है, डॉलर है, पाउंड है, रुपीज़ हैं, ठीक है। सो हर एक देश की जब करेंसी अलग होती है, सो ये डिसाइड करना कि किस करेंसी के अंदर इस प्रोडक्ट की पेमेंट की जाएगी, सो वो एक्सचेंज रेट को फिक्स करने की भी पेमेंट जो होती है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसी के साथ साथ बेटा बारी आती है कस्टम ड्यूटी की। कस्टम ड्यूटी क्या होता है कि जब भी आप किसी दूसरे देश से सामान मंगवाते हैं ना, सो एंट्री गेट के ऊपर क्या करती है गवर्नमेंट जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स चार्ज करती है, ठीक है। सो वो चीज़ हमारी कस्टम ड्यूटी के अंदर कंसिडर की जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं बेटा वेज ऑफ एंटरिंग इंटरनेशनल बिजनेस, किन किन तरीकों से आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो है एंटर कर सकते हैं। सो फर्स्टली आता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट नाम से ही पता चल रहा है आपने क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का जो है कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि इन दिस मैनी वर्ल्ड फेमस कंपनीज टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग। इसके अंदर क्या है बेटा कि जितनी भी जो आपकी रेप्यूटेड गुडविल वाली जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, सो वे क्या करती हैं, वे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हैं कि इस प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है वो हम करेंगे, ठीक है।
सो इस तरह की जो स्पेशलाइज स्किल्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, सो वो चीज़ हमारी जो इसके अंदर कंसिडर की जाती है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे कि आप देखेंगे कि एक लोरियल का ब्रांड है बेटा, ठीक है। अगर आप लोरियल के ब्रांड के पीछे की तरफ देखेंगे ना, तो यहाँ पर उसके पीछे लिखा होगा मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, लेकिन वो कंपनी कौन सी है बेटा? वो कंपनी है इंटरनेशनल, फॉरेन कंट्री है, राइट। सो उन्होंने क्या किया हुआ है, जस्ट इंडिया के अंदर आए हैं, अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल जो अर्निंग हो रही है वो किसकी हो रही है? फॉरेन कंट्रीज की हो रही है। सो उन्होंने जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया है, जिसके अकॉर्डिंग भी हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं उस प्रोडक्ट को, एंड देन मैन्युफैक्चर करके सोल्ड आउट करके जो भी प्रॉफिट होता है वो हमारे देश से क्या करते हैं? अपने देश के अंदर ले जाते हैं। फ़ायदे यही है बेटा कि इसके अंदर जो है हमारे सोर्सेज का अरेंजमेंट काफ़ी आसानी से हो जाता है। हमारा जो रिस्क है बेटा इन्वेस्टमेंट का, वो भी काफ़ी इतना नहीं होता। काफ़ी इसी के साथ साथ हमारे देश को भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, चाहे आप प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग देख लें या फिर एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। सो अगर हम कमी की लिमिटेशन की बात करते हैं बेटा, तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है कंट्रोल थोड़ा कम होता है, और साथ ही साथ प्रोस्पेक्टिव कॉम्पिटिटर का भी रिस्क इसके अंदर काफ़ी रहता है। इसके बाद बेटा बारी आती है लाइसेंसिंग की। लाइसेंस क्या है बेटा? ये जो लाइसेंस है, टैक्सेस हैं, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से डॉक्यूमेंट्री कंपल्शन लगाई जाती है बेटा, ठीक है। सो ये क्या है? ये एक एग्रीमेंट है, प्रोड्यूस एंड मार्केट द प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी ऑफ अनदर इन एक्सचेंज फॉर रॉयल्टी और फी। इसका मतलब क्या है कि आप किसी प्रोडक्ट की मार्केट कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट का नेम यूज कर रहे हैं, सो नेम यूज करने के बदले में जो आपने एग्रीमेंट किया है ना, उस रिटन डॉक्यूमेंट को ही हम यहाँ पर लाइसेंस कहते हैं। सो लाइसेंस का मतलब यही है कि इसके अंदर जो भी कोई पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, टेक्नोलॉजी, कॉपीराइट्स, इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं? इसके अंदर यूज़ करते हैं। अगर हम आपसे पूछा जाता है बेटा कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ठीक है। सो इसके फ़ायदे की अगर बात करते हैं, तो गवर्नमेंट को अगर मान लो किसी दूसरे देश को अगर वो चीज़ आपको दूसरे देश को वो चीज़ जो है सोल्ड आउट करनी है, सो गवर्नमेंट केवल आपको तभी अलाउ करेगी अगर आपने उस प्रोडक्ट का लाइसेंस जो है वैलिड कराया हुआ है। अगर वैलिड नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसी टाइम पे आपके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा देगी कि आप जो है दूसरे देश को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करा सकते। सो देयर इज़ नो एडिक्वेट। इसके लिए आज के टाइम पे भी फॉरेन मार्केट के बारे में काफ़ी सारी जागरूकता, अवेयरनेस कम है, और साथ ही साथ कंपनी भी जो फॉरेन मार्केट्स में इतनी रेपुटेड नहीं है, वे सब इसके अंदर इतना पार्टिसिपेशन नहीं करती। सो लाइसेंस इसीलिए ज़रूरी है बेटा। कोई भी गवर्नमेंट है वो अपने देश के सबसे पहले रिस्क फैक्टर को देखते हुए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को देखते हुए इस चीज़ को कंपल्सरी करती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा फ्रेंचाइजी की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर भी है बेटा। बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो है फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग जो है की जाती है। सो फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? स्पेशल राइट विच इज गिवन बाय प्रोड्यूसर टू अ ट्रेडर, यानी कि एक प्रोड्यूसर के द्वारा स्पेशल राइट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, टू स्टार्ट द सेम बिजनेस एट पर्टिकुलर प्लेस डन बाय द प्रोड्यूसर, जो कि प्रोड्यूसर के द्वारा क्या किया जाएगा। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे कि आप देखते हैं मैकडोनल्ड है, ठीक है। सो मैकडोनल्ड आपको पता ही है कि ये एक फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंपनी है, ठीक है। सो फॉरेन कंपनी अब एक ही टाइम पे इतनी सारी जगह पर तो नहीं हो सकती। अब उन्होंने क्या किया हुआ है बेटा? उन्होंने फॉरेन कंपनी ने अपना जो नाम है वो यूज करने का अधिकार जो है दे रखा है, ठीक है। सो जब भी कभी हम किसी रेपुटेड कंपनी का नाम यूज करने का अधिकार खरीदते हैं, सो वो चीज़ हमारी उस रॉयल्टी, उसके बदले में जो अमाउंट पे की जाती है उसको तो बोला जाता है बेटा रॉयल्टी, और जो हम खरीदते हैं उसका नेम, उसको बोला जाता है बेटा फ्रेंचाइजिंग।
सो फ्रेंचाइजिंग का मतलब यही है कि जब भी कभी हम रेपुटेड कंपनी का नेम यूज करने का अधिकार लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जो है खरीदते हैं। अगर हम इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं कि फ्रेंचाइजी की क्या लिमिटेशंस होती हैं, सो सबसे पहले तो बेटा रिस्क ऑफ, अगर फ्रेंचाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटा रेपुटेशन, बिल्कुल आपको पता ही है बिजनेस यूनिट के अंदर नाम बनाना कितना मुश्किल है, और नाम बनाना जितना मुश्किल है उससे भी कई ज़्यादा मुश्किल है उस नेम को मेंटेन किए रखना। ठीक है, सो सबसे पहले अपना जो अर्न किया हुआ नेम है, गुडविल है, रेपुटेशन है, सो उसका बिल्कुल खतरा रहता है कि कहीं किसी अनमेच्योर्ड पर्सन को देने की वजह से पूरी कंपनी का नाम ही ना बंद हो जाए। इसी के साथ साथ बेटा खर्चे, ह्यूज एक्सपेंसेस, लार्ज स्केल के ऊपर जो है एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटर्स भी काफ़ी जनरेट हो जाते हैं। सो इसी के साथ साथ अगर आप बात करते हैं फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग होता है बेटा लैक ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी मीन्स जब भी कभी हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की जो फ्रीडम है वो अगर हमें मिल जाती है। ठीक है, सो अगर आपने किसी भी, मान लो मैकडोनल्ड का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो मैकडोनल्ड की ऑटोनॉमी अगर आपके पास है, ठीक है, दैट मीन्स इससे रिलेटेड कोई भी रूल्स है, रेगुलेशन है, वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सो वो चीज़ आपकी ऑटोनॉमी, लेकिन ये चीज़ जो है फ्रेंचाइजी के अंदर पॉसिबल नहीं होती है। इसी के साथ साथ फीस का, रॉयल्टीज़ का, लाइसेंस का, ये सारे जो बर्डन है वे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और ख़रीदने के ऊपर भी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, और बिजनेस को ट्रांसफ़र करने में भी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट अभी हमारा टॉपिक आ रहा है बेटा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? जॉइंट वेंचर का मतलब है दैट पार्टनरशिप इन विच कंपनी शेयर इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट्स इन द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। सो कहने का मतलब ये है बेटा, हमेशा एक बात तो याद रखना है, वेंचर का मीन्स तो होता है ट्रेडिंग, मतलब जो भी आप व्यापार कर रहे हैं। जॉइंट जब भी इसके साथ वर्ड यूज हुआ है दैट मीन्स यहाँ पर दो अलग अलग बिजनेस क्या कर रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि अब हम पार्टनरशिप में मिलकर अब बिजनेस को जो है कंटिन्यू करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी हमारा करंटली चल रहा है बेटा, जो भी वोडाफोन और आइडिया अभी मर्ज हुई हैं दो कंपनी, और दोनों कंपनीज मर्ज होके क्या कर रही हैं, अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रही हैं। ठीक है, उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि हम अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, रिस्क हैं, मैनेजमेंट हैं, सो जितने भी हमारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, सो उनको कंटिन्यू करेंगे। सो ये चीज़ हमारी जो है जॉइंट वेंचर के अंदर कंसीडर की जाती है। इसके अंदर कैपिटल की और ह्यूमन रिसोर्सेज की दोनों की ही जो रिक्वायरमेंट है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेटा सेटिंग अप और होली ओन्ड सब्सिडीज। इसके अंदर क्या है बेटा कि यानी कि जिसके पास 50% से ज़्यादा के वोटिंग राइट होते हैं ना, सो उन चीज़ों को हम जो है होली ओन सब्सिडीज के अंदर कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स आपको तो पता ही है कि 51% किसी भी कंपनी के 51% के शेयर जिस भी व्यक्ति के पास होंगे वही एक्चुअल जो है उस कंपनी का मालिक माना जाता है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग अगर 50% से ज़्यादा जब भी हम कंसीडर करेंगे सो वो होली ओन सब्सिडरीज फॉरेन कंट्रीज के अकॉर्डिंग माना जाएगा। सो इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इसका फ़ायदा यही है बेटा कि जो भी हमारा कंट्रोल है प्रोडक्शन के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, वो पूरा कंट्रोल रहेगा, और साथ ही साथ जो रिस्क है कॉम्पिटिटर्स के लिए वो इतना नहीं रहता। अगर लिमिटेशन की बात करते हैं बेटा, सो इसके अंदर प्रोफेशनल की स्किल्स का इतना जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं देखा जाता है। साथ ही साथ जो आपके फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज हैं उनका भी काफ़ी इसके अंदर कमी देखी जाती है। ठीक है, अगर इसके बाद आप बात करते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो डोमेस्टिक बिजनेस जैसे कि हमें नाम से ही पता है ये हमारे देश के जो खुद की कंपनीज हैं वे क्या कर रही हैं, बिजनेस कर रहे हैं। जबकि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, जो विदेश की कंपनीज भी हमारे सराउंडिंग में आकर
हमको कम्पीट कर रही है, ठीक है। सो इन दोनों की अगर हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, तो नेशनैलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे खुद के देश के ओनली वन नेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, जबकि इसके अंदर एक से ज़्यादा नेशंस जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेक होल्डर की, सो इसके अंदर जो भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, एजेंट्स हों, मिडल मैन हों, शेयर होल्डर्स हों, सो ये अलग अलग जो भी मीडिएटर्स होते हैं वे एक ही देश के होते हैं, जबकि इसके अंदर ये सभी स्टेक होल्डर, मीडिएटर्स, एम्प्लॉयज़ ये सभी अलग अलग देश के होते हैं। मोबिलिटी का मतलब होता है बेटा गतिशीलता, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। सो इसके अंदर जो है ज़्यादा कॉन्टिन्यूटी मोबिलिटी मिलती है, जबकि इसके अंदर इतनी मोबिलिटी नहीं पाई जाती। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा कस्टमर हेट्रोजेनिटी मार्केट की, सो इसके अंदर होमोजीनियस नेचर ज़्यादा पाया जाता है, जबकि इसके अंदर हेट्रोजीनियस। अब इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है जो नॉर्मली जो है इक्वल बेसिस पे मिलता है, जबकि हेट्रोजीनियस में क्या होता है जिसके अंदर ज़्यादातर चेंजेस पाए जाते हैं। सो फॉरेन के अकॉर्डिंग हमारे चेंजेस ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि हमारे डोमेस्टिक के अकॉर्डिंग चेंजेस कम मिलते हैं। अगर आप बिजनेस सिस्टम और प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं तो ये एक ही देश के अंदर किया जाता है, जबकि ये एक से ज़्यादा देश के अंदर किया जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर केवल एक सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, जबकि इसके अंदर एक से ज़्यादा चलता है। अगर करेंसी की बात करते हैं बेटा तो इसके अंदर हमारी डोमेस्टिक करेंसी यूज़ होती है, जबकि इसके अंदर जो फॉरेन करेंसी है उसको यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं बेटा इम्पोर्ट ट्रेड की। सो इम्पोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है? इम्पोर्ट ट्रेड का मतलब है कि जब भी कभी आप दूसरे देश से सामान खरीद रहे हैं, सो खरीदते वक्त जो भी आपकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है या जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ होती है जो आप कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो अगर हम प्रोसीजर की बात करते हैं, प्रोसीजर मीन्स क्या क्या रूल्स रेगुलेशन प्रोसेस हमको फॉलो करनी पड़ेगी अगर हमें दूसरे देश से सामान मंगवाना है तो। सो फर्स्टली तो सबसे पहले आपको ट्रेड इंक्वायरी करनी पड़ेगी। इंक्वायरी करने का मतलब है कि पूरी जांच पड़ताल एनालिसिस करके उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन निकालने के बाद फिर आपको इंपोर्ट लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम जो है पर्टिकुलर कंट्री की इस कंपनी से जो है सामान मंगवा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स कि जो भी आपके पास फॉरेन कौन सी, लाइक आप चाइना से अगर कर रहे हैं तो येन में करेंगे, ठीक है। अगर आप इंग्लैंड से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप पाउंड में करेंगे। सो जो भी पर्टिकुलर कंट्री से आप बिजनेस कर रहे हैं, सो वो जो बिजनेस है वो बिजनेस की जो करेंसी है वो पहले ही आपको डिटरमाइन करनी है, और साथ ही साथ फिर आपको क्या करना है, अपना ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस करने का मतलब है कि कितनी क्वांटिटी, कौन सा प्रोडक्ट, कैसी क्वालिटी आप मंगवाना चाह रहे हैं। सो वो चीज़ें जो है आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। सो इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, इसके बाद हमारी बात आती है सेंडिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है किसी भी बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग यही है कि उसकी रेपुटेशन जो है इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि जिस रेपुटेड कस्टमर्स ऑफ द बैंक, यानी कि ये केवल उन्हीं को ही इशू किया जाता है जो अपनी सो बेटा बात आ रही है लेटर ऑफ क्रेडिट की। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जो भी कोई बैंक का कस्टमर है जो वेल रेपुटेड होता है, जिसने अपनी पीछे का जो हिस्ट्री है उसके अंदर कोई भी क्रेडिट से रिलेटेड रिस्क या कस्टमर को नहीं किया, सो उस चीज़ को हम अपने लेटर ऑफ क्रेडिट में लेंगे। सो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इंपोर्ट के अंदर देन सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, इंपोर्टर के पास वो लेटर ऑफ क्रेडिट सेंड किया जाएगा। उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट्री ब्यूरोक्रेटिक अगेन डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्लेस किया जाएगा। सो डॉक्यूमेंट क्रेडिट जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के दौरान ही आपका जो है इशू किया जाता है, और जैसे ही ये इशू किया जाएगा इसके बाद बैंक के पास इसे क्लीनिंग के लिए, क्लियरिंग के लिए भेजा जाएगा कि कस्टमर का पास्ट रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। अगर ये क्लियर रहता है तो बैंक इसे क्लियर कर देगा,
एंड देन आपका जो अरेंजमेंट है शिपमेंट का मतलब क्या है बेटा कि आप क्या कर रहे हैं, डॉक चार्जेस और जितनी भी आपकी फी पेमेंट का जो भी स्ट्रक्चर था, जब आप उसे फुलफिल कर लेते हैं, सो उसको फुलफिल करने के बाद आपका शिपमेंट जो है अरेंज कर दिया जाता है। दैट मीन्स उसको पूरा पैक करके भिजवाने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए पूरा फुलफिल कर दिया जाएगा। देन आप क्या करेंगे, उसको ऑब्टेन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, हर एक जो भी आपका पर्टिकुलर गुड्स है उसको एक कोड वर्ड के साथ भेजा जाता है बेटा, ठीक है। सो जो भी कोड वर्ड है, कोडिंग सिस्टम है, उसको आपके डॉक्यूमेंट के अंदर टाइटल दिया जाएगा। सो उस टाइटल के अकॉर्डिंग आप अपनी पेमेंट भी आपकी कलेक्ट की जाएगी। सो डीपी दैट मीन्स डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट बहुत ज़रूरी है, और ये केवल तभी हो सकता है जब आप अपने गुड्स की शिपमेंट पैकिंग करा लेंगे, और पैकिंग कराने के बाद फिर आप अपना एक क्लियरिंग एजेंट हायर करेंगे। सो एजेंट हायर करने का मतलब क्या है कि जब आपकी तरफ से पूरी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं, आपने सारी डॉक्यूमेंट्री ब्यूरोक्रेटिक्स हर्डल्स को फुलफिल कर दिया है, सो अब आपका जो एजेंट होगा वो जो है गुड्स की डिलीवरी से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज को अब हैंडल करेगा। सो अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट हमारा इन फॉर्मेलिटीज को आगे लेकर जाएगा। इसी के ही अंदर सबसे पहले आपकी कस्टम ड्यूटी पे की जाएगी, ठीक है बेटा। एक आता है आपका कस्टम ड्यूटी और एक आता है एक्साइज ड्यूटी। दोनों के अंदर आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर होना जरूरी है। कस्टम ड्यूटी ज़्यादातर दूसरे देश के लिए जब हम सामान इंपोर्ट कराते हैं तब यूज़ होता है, जबकि एक्साइज आप ही के देश के अंदर जब आप सामान यहाँ से वहाँ ट्रेडिंग कराते हैं तब यूज़ होता है। सो आपकी पेमेंट हो रही है, सो पेमेंट के लिए जो आपकी कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो पे की जाएगी, और ये सारी ड्यूटीज़ कौन पे करेगा, आपका जो एजेंट है जो आपने हायर किया था। देन आपके डॉक चार्जेस पे किए जाएंगे। डॉक ड्यूज क्या होते हैं बेटा, डॉक ड्यूज जो भी शिपमेंट से रिलेटेड, दैट मीन्स जिस व्हीकल से, जिस साधन से आप क्या करा रहे हैं, अपना सामान दूसरे देश में भिजवा रहे हैं, सो उन सभी की पेमेंट्स जो है यहाँ पर शो की जाएगी। एंड देन एंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी। एंडोर्समेंट अगेन ये वर्ड हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज में, अकाउंट्स में भी पहले यूज हो चुका है बेटा। सो एंडोर्समेंट का मतलब यही है कि जैसे ही वो उसके प्लेस तक, उसके ओनर तक पहुंचता है, तो उसके एक्चुअल ओनर तक जब तक वो चीज़ हैंड ओवर नहीं होती है तब तक वो चीज़ एजेंट के ही अंडर कंसिडर की जाएगी। सो एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी, दैट मीन्स आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट की जो भी शिपमेंट, जो भी अपने प्रोडक्ट की लिस्ट है, कोडिंग है, उन सभी को हैंड ओवर कराएंगे उसके रियल ओनर तक। इसके बाद बेटा बारी आती है टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। देन क्या करेंगे, एजेंट की हेल्प से उसकी डिलीवरी जो है गुड्स की जाएगी। उस गुड्स की डिलीवरी के दौरान इट इज़ नॉट डन विद स्पेसिफिक टाइम लिमिट। अगर वो टाइम लिमिट के अंदर पे नहीं होती है, देन डिमरेज, इसके ऊपर फाइन चार्ज किया जाता है, और उसी फाइन को ही यहाँ पर जो है डिमरेज बोला जाएगा। देन सेल ऑफ गुड्स बिफोर टेकिंग डिलीवरी। फिर क्या किया जाएगा बेटा, अभी केवल डिलीवरी हुई है, डिलीवरी होने के बाद उस गुड्स की जो भी सेलिंग प्रोसीजर था, जो भी आपकी पेमेंट की जो भी डॉक अथॉरिटी थी, क्योंकि क्या है बेटा, जैसे ही आप कोई भी अपना सामान भेजते हैं ना, सो वो सामान डॉक अथॉरिटी लेती है। डॉक अथॉरिटी क्यों लेती है, ताकि शिप के अंदर जब तक सामान रहेगा ना, वो डॉक की अथॉरिटी रहेगी कि उसको संभाल कर रखना। सो जैसे ही वो लैंड के ऊपर, अपनी प्लेस के ऊपर आता है, सो एक बिल ऑफ लेडिंग पास किया जाता है, जिससे वो डॉक अथॉरिटी से निकलकर वहाँ के आगे आने वाले एजेंट के पास वो चीज़ जाएगी, ठीक है। सो इसके लिए हमारा जो बिल ऑफ लेडिंग है वो डॉक अथॉरिटी पास करेगी, और जैसे ही वो अथॉरिटी पास कर देती है उसके बाद वो क्लियरिंग एजेंट के पास पहुंच जाता है। एंड देन कीपिंग गुड्स इन बॉन्डेड वेयर हाउस। वेयर हाउस मीन्स जो भी आपके गोडाउन है, आपको पता ही है ना बेटा, जब भी कभी गुड्स आप दूसरे देश को भेजते हैं तब डायरेक्ट उनके जो ओनर हैं उनको नहीं मिलता है, पहले वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो इंपोर्ट अलग से जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके खुद के जो वेयर हाउस हैं, गोडाउन्स हैं, उनके अंदर वो सामान जमा होगा, ठीक है। सो वहाँ पर आपका सामान जो है क्या कर लिया जाएगा, जमा कर लिया जाएगा। आपकी सारी रिसिप्ट्स जो हैं चेक की जाएंगी। वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वे क्या करेंगे, रिसिप्ट देंगे आपको क्लियरिंग एजेंट का, जिसको कि बोला जाता है बेटा डॉक वारंट।
देन जैसे ही आपको डॉक वारंट मिलता है उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप उस गुड्स को लोड करा देंगे। उस गुड्स को लोड कराने के साथ ही साथ जो डिस्पैच के लिए जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसकी जो रिसिप्ट है वो रेलवे रिसिप्ट पहुंची जाएगी। बेटा ये छोटी छोटी चीज़ें इनको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इनके एमसीक्यूज बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है टेकिंग डिलीवरी फ्रॉम रेलवे टू ट्रांसपोर्ट। फिर क्या किया जाता है बेटा, डॉक चार्जेस ने वो अथॉरिटी रेलवे रिसिप्ट को दी थी। रेलवे रिसिप्ट अब क्या करेगा, उसकी जो भी डिलीवरी है, जो भी अरेंजमेंट्स हैं, इन सभी अरेंजमेंट्स को क्लियरिंग एजेंट की हेल्प से उसके प्लेटफॉर्म पर पहुंचाएगा। एंड देन पेमेंट ऑफ ऑक्ट्री ड्यूटी। ऑक्ट्री ड्यूटी मीन्स जो भी आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते थे लाइक स्टेशनरी का या फिर नॉर्मल जितने भी हमारे खर्चे होते थे बेटा टैक्सेस के, सो ये जितने भी खर्चे आपके रेलवे के बाद इंक्लूड होते थे तो उनको हम अपने डॉक ऑक्ट्री ड्यूटी के अंदर इंक्लूड मानेंगे। अगर सेम यही चीज हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड की, ठीक है, एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट मीन्स अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप अपना सामान दूसरे देश को बेच रहे हैं। ठीक है, बेचने का मतलब है इस बार आपकी अर्निंग हो रही है। सो सेलिंग एंड शिपिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर कंट्री। अपना सामान जब हम दूसरे देश को बेचते हैं तो वो हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड होगा। अगर इसी के भी अगेन प्रोसीजर की बात करते हैं बेटा, प्रोसीजर के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इंपोर्ट के टाइम पे तो हम क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे, एक्सपोर्ट के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, सो बस आपको यही दोनों डिफरेंस ध्यान में रखना है। सो फर्स्ट आता है बेटा ट्रेड इंक्वायरी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रेड इंक्वायरी, अपना जो भी गुड्स है, अपनी जो भी पर्टिकुलर सामान जो आप बेचने जा रहे हैं, सोल्ड आउट कर रहे हैं, तो उसकी जो भी प्रोडक्ट है, किस तरह का प्रोडक्ट है, पैकिंग है, कितना टाइमिंग लगने वाला है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सभी चीज़ें जो है ट्रेड इंक्वायरी के अंदर सब करनी होगी। देन रिसिप्ट ऑफ इंडेंट, उसके अंदर भी हमारा लेटर ऑफ इंडेंट था बेटा, अगेन इसके अंदर भी रिसिप्ट ऑफ इंडेंट है। सो इसके अंदर क्या है कि जो भी आपका इंपोर्टर है, यानी कि जो खरीदने वाले पर्सन है, इंपोर्टर है, वो क्या करेगा, आपके पास इंडेंट जो है सेंड करेगा, वहां पे सेंड हो रहा था, यहाँ पे रिसिप्ट हो रहा है। ठीक है, सो आप रिसीव करेंगे, इसी के साथ जो भी इंश्योरेंस की इंस्ट्रक्शंस हैं, पेमेंट मेथड्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होंगी। और जब ये टोटली मेंशन होके प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएंगी, सो उस चीज़ को आप अपने क्लोज इंटेंट के अंदर जो है क्लैरिफाई करेंगे। देन ट्रेड इंक्वायरी, क्रेडिट इंक्वायरी। क्रेडिट इंक्वायरी मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज बेटा, जब भी आप सेल कर रहे हैं तो आप क्या देखेंगे, बदले में हमारी अर्निंग हो रही है। अर्निंग मीन्स हमको अमाउंट कैश रिसीव होगा। ठीक है, सो कैश रिसीव के टाइम पे ही लेटर ऑफ क्रेडिट, वहां पर कस्टमर की रेपुटेशन देखी जा रही थी कि जितनी ज़्यादा अच्छी कस्टमर की रेपुटेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है बैंक एश्योर करेगा। सेम यही चीज़ यहाँ पे है बेटा, बैंक गिव एश्योरेंस टू द एक्सपोर्टर टू एक्सेप्टिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, कि जब भी कभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना बेटा, तो कभी भी कैश पेमेंट डायरेक्टली नहीं होती। ठीक है, सो एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो आप अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 16 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है बनाया जाता है, जहाँ पे पर्टिकुलर उस कंट्री के जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उनको फुलफिल करके। ठीक है, सो उस बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे ही आपका लेटर ऑफ क्रेडिट तैयार होगा और उसकी जो पेमेंट प्रोसीजर है वो आगे फॉलो अप होगी। सो आपका जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो यहाँ पर क्या किया जाएगा, आगे फॉलो अप किया जाएगा। उसके बाद आपका एक्सपोर्ट लाइसेंस, लाइसेंस मीन्स जो भी आपकी लीगल फी है, स्ट्रक्चर है, वो गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट चार्ज करेगी। ठीक है, सो वहाँ की गवर्नमेंट बदले में क्या करेगी, आपको लाइसेंस इशू करेगी। सो वो लाइसेंस इशू केवल तभी होगा जब गवर्नमेंट की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज, ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये सारी की सारी क्लियरेंस हो जाएगा और साथ ही साथ प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी भी इसके अंदर जो है इशू की जाएगी। सो इसके ही बाद देन क्या किया जाएगा बेटा, आपकी जो डिक्लेरेशन फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि पर्टिकुलर फर्म के इतने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के लिए क्वालिफाइड किया गया है। तो इस चीज़ को डिक्लेयर करना इसलिए ज़रूरी है बेटा क्योंकि जो भी चीज़ है, क्योंकि हर एक चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, सिक्वेंशियल मैनर में लेके चल रहे हैं। सो हर एक चीज़ का क्या है,
डे बेसिस के ऊपर या फिर मंथ बेसिस के ऊपर जो है टर्न आएगी। सो उस टर्न के बेसिस पे ही हम क्या कर रहे हैं, सामान आगे जो है सप्लाई करते हैं। सो फॉरेन एक्सचेंज के अकॉर्डिंग उसको डिक्लेयर किया जाएगा और उसके बाद फिर आपकी फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट है उसको भी फिक्स किया जाएगा। इसके अंदर क्या है कि आप किस करेंसी में अपनी पेमेंट को रिसीव करेंगे, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको जो है कैश रिसीव होगा, ठीक है। सो वो कैश आप किस फॉर्म में ले रहे हैं, आप डॉलर में ले रहे हैं, कैश में ले रहे हैं, पाउंड में ले रहे हैं, सो वो चीज़ आप इसके अंदर जो है कंसीडर करेंगे। और देन कलेक्शन ऑफ गुड्स की जो है कलेक्शन की जाएगी एंड देन पैकिंग एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स, मार्किंग ऑफ गुड्स। मार्किंग के अंदर क्या है कि आपकी जो कंपनी है, आपका जो ट्रेडमार्क है, उन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, आप उस प्रोडक्ट के ऊपर प्लेस कराएंगे। प्लेस कराने के बाद बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट, फिर क्या किया जाएगा, एजेंट हायर किया जाएगा और वो एजेंट फिर क्या करेगा, जिस तरीके से इंपोर्ट का प्रोसीजर आगे एजेंट ने फॉलो अप किया था, उसी तरीके से एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर है वो भी एजेंट के द्वारा ही फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। फॉरवर्डिंग गुड्स टू द पोर्ट, देन पोर्ट के अंदर जो सामान है वो आगे फॉरवर्ड किया जाएगा और इस पोर्ट से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज होगी वो आपका एजेंट ही फुलफिल करेगा, जिसके बदले में उन्हें रेलवे रिसिप्ट भी रिसीव होगी। देन फंक्शन, अगर हम बात करते हैं बेटा फॉरवर्डिंग एजेंट की कि एजेंट का हमारे क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। सो एजेंट के फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले तो उसे शिपिंग ऑर्डर लेना पड़ेगा। शिपिंग ऑर्डर का मतलब कौन सी शिप के अंदर कौन से रैक में कौन से टाइप का किसके बाद सिक्वेंशियल मैनर में। सो ये सारी चीज़ें जहाँ पर डिटेल्ड होती हैं तो वो सारी चीज़ें तभी मिलेंगी जब उसके पास शिपिंग ऑर्डर होगा। उसके बाद जो है आपका शिपिंग बिल प्रिपेयर किया जाता है। शिपिंग बिल के अंदर अगेन जो भी आपका शिप नंबर है, जो भी ड्यूटीज़ हैं, जो भी ऑफिशियल, जो भी कस्टम ड्यूटीज़ हैं, सो जितने भी आपने बिल्स पेमेंट किया है उन सभी चीज़ों की लिस्टेड यहाँ पर जो है एजेंट ही आपका प्रिपेयर करता है। इसी के अलावा डॉक ड्यूज, अगेन डॉक ड्यूज पता है ना, जो भी शिप से रिलेटेड हमारे खर्चे होते हैं, फी पे की जाती है। सो वे जो सारी फी पे की जाएंगी वे हमारी इसी के ही अंदर कंसिडर होंगी। देन ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट, मेट रिसिप्ट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर गुड्स हैव बीन लोडेड ऑन द शिप, आपका जो गुड्स है वो क्या किया जा रहा है, अब शिप के अंदर लोड किया जा रहा है, ठीक है। सो उसके बदले में आपको क्या मिलेगी, एक रसीद मिलेगी जिसके अंदर आपका कोड वर्ड के अकॉर्डिंग जो है एक रसीद है जिसमें डिटेल्ड होगी। सो उस डिटेल्ड को रिसिप्ट को ही क्या बोला जाता है, मेट रिसिप्ट बोला जाता है, ठीक है। सो जो लोड करने वाली रिसिप्ट है उसको तो मेट रिसिप्ट बोलेंगे और जैसे ही वो रिसिप्ट क्लियर हो जाती है, दैट मीन्स सामान मिल जाएगा, तब हम उसे क्लीन रिसिप्ट लेंगे। देन अगर कोई भी गुड्स का इशू हो जाता है, कोई गुड्स लॉस हो जाए या फिर किसी भी तरह का, देन उसके बिहाफ पे, क्लीन रिसिप्ट के बिहाफ पे एक फाउल रिसिप्ट इशू की जाएगी अगर किसी तरह का इशू क्रिएट होता है तो। इसके बाद अगर बेटा बिल ऑफ लेडिंग, एजेंट ही बिल ऑफ लेडिंग का जो पूरा प्रोसीजर है उसे फॉलो अप करेगा। सो बिल ऑफ लेडिंग क्या था बेटा, वही जिसके अंदर आपकी जो पेमेंट्स थी, कैश की जो आपकी अमाउंट थी, वो सभी डिपॉजिट्स हैं, जो भी आपकी रिसिप्ट्स हैं, उन सब की पेमेंट यहाँ पर क्या की जाएगी, फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाएंगी। साइन अथॉरिटी के साइन, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हमारा एजेंट फुलफिल करेगा। देन गुड्स का इंश्योरेंस कराने का जो काम है वो भी एजेंट के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। प्रिपेयरिंग इनवॉइस, इनवॉइस वर्ड हमारा बहुत बार यूज होता है बेटा। इनवॉइस का मतलब ही क्या होता है, एक एविडेंस ही तो होता है, रिटन एविडेंस, जिसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल करते हैं, राइट। सो हमें देन एजेंट ही क्या करेगा, उस इनवॉइस को प्रिपेयर कराएगा। इनवॉइस प्रिपेयर कराने के बाद उसको सर्टिफाइड कराना होगा बेटा काउंसलर से। सो काउंसलर क्या करेगा, उन सभी को सर्टिफाइड करेगा, पर्टिकुलर एक्चुअल में उस गुड्स को देखकर कि ये एक्चुअल में है। सो सर्टिफाइड होने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है वो इशू किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है बेटा, इसके अंदर आपका ये बताया जाता है कि इस देश से पर्टिकुलर ये सामान हमारे देश में हमारे ओरिजिन पे आ चुका है।
सो ये आने का जो गुड्स रिसीव करने का जो प्रूफ है ना, वो प्रूफ हमारा इसी सर्टिफिकेट को माना जाता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। दैट मीन्स पर्टिकुलर जो गुड्स हैं वो अपनी प्लेस पे आ चुका है। देन प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू पेमेंट, जो भी आपकी पेमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थी उन सबको प्रिपेयर किया जाता है। पेमेंट से रिलेटेड आपके जो भी बिल्स थे, अगेन जितने भी एजेंट के द्वारा किए गई कैश पेमेंट्स थी ना, वे सभी की लिस्ट भी आपके इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ही शो की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा डॉक्यूमेंट अगेन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के अंदर यही है कि जो बिल है, जो एक्सेप्टेंस की आपका गुड्स रिसीव कर लिया गया है, आपकी पेमेंट्स क्लियर कर दी गई हैं, सो इसकी एक्सेप्टेंस का भी एक अलग से बिल बनेगा, अलग से इंपोर्टर के द्वारा एक एक्सेप्टेंस दी जाती है कि पर्टिकुलर पर्सन ने, इंपोर्टर ने इस गुड्स को रिसीव कर लिया है। देन बिल ऑन बैंक, उस बिल को लेटर ऑफ क्रेडिट को बैंक में भेजा जाता है ताकि उसकी पेमेंट हाथों हाथ पेमेंट जो है की जा सके। देन एडवाइस टू इंपोर्टर, इंपोर्टर को एडवाइस की जाती है कि आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ थी, आपका जो बैंकर नेम है या फिर जितने भी आपकी डायरेक्टली डिपॉजिट्स हैं, उन सभी डिपॉजिट्स को आप फुलफिल करा लीजिए और जो अपनी इंपोर्टर का सामान है उसे रिलीज़ करा लें और उसके बाद आपका रिसीव होगा। सो ये था हमारा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर। एक्सपोर्ट के प्रोसीजर के बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है बेटा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड है जिसमें न्यू नेम सक्सीडिंग गेट न्यू विजन जो है प्रमोट करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यही है बेटा कि जो नई नई ट्रेडिंग कंट्रीज हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उनको मोटिवेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना बिजनेस करें। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यही है। अगर हम इसके रोल की बात करते हैं बेटा, सो हमारे 3 टाइप से इसको कैटेगराइज किया गया है, चाहे वो ट्रेड पॉलिसी है, जनरल काउंसिल है या फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। सो ट्रेड अगेन जनरल काउंसिल को भी हमने क्या किया है, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, चाहे वो वर्किंग ग्रुप्स हैं, ट्रेडिंग गुड्स हैं, ट्रिप है, सर्विसेज हैं, ट्रिम है या फिर नेगोशिएशन कमेटीज हैं। सो इसके अंदर यही है बेटा जो भी आपकी एग्रीकल्चरल रिलेटेड है। ठीक है, सो रिडक्शन इन डोमेस्टिक सब्सिडीज़, जो आपके डोमेस्टिक सब्सिडीज़ हैं इनके अंदर क्या हो रहा है, काफ़ी रिडक्शन हो रहा है। सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इन सब से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं। इसी के साथ साथ रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडीज़, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ के अंदर भी काफ़ी कमी की गई है। एक्सपोर्ट मीन्स आप बेच रहे हैं तो उसके अंदर भी जो आपके जितने भी फ़ी वगैरह लाइसेंस है तो उसके अंदर काफ़ी थोड़ी रिबेट दी गई है। मार्केट के हर एक मार्केट के अंदर पहुंच हो सके हर एक देश की। सो इसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स जो हैं यहाँ पे WTO ने फॉलो किए हैं। ठीक है, सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी यहाँ पर फॉलो किया है बेटा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स जहाँ पर आपकी पॉवर्टी लाइन को डेवलप किया गया है और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, जो भी सिक्योरिटी पुअर पीपल्स की हेल्प के लिए जनरेट किए जाते हैं। अगर आप बात करते हैं टेक्सटाइल और क्लोथिंग की, तो इसके अंदर क्या है, एलिमिनेशन ऑफ MFA को यहाँ पर जो है काफ़ी एलिमिनेट कर दिया गया है। MFA से रिलेट है बेटा कि जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड हर्डल्स हैं बेटा, ठीक है, सो इनको काफ़ी हद तक जो है कम किया गया है ताकि जो कंट्रीज़ हैं उनको ट्रेडिंग में इतनी दिक्कत नहीं आए। टैक्स से रिलेटेड भी काफ़ी सारी रिबेट्स यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा सेफ गार्ड मैकेनिज्म भी यहाँ पर जो है फॉलो किया गया है ताकि जो उनको सिक्योरिटीज़ हैं वो पूरी की पूरी यहाँ पर मिलें। और साथ ही साथ ट्रिम मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, ट्रेड रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ठीक है, इसी के अलावा इन्वेस्टमेंट राइट्स होते हैं या सर्विसेज राइट्स होते हैं। सो इन सभी राइट्स को भी यहाँ पर WTO ने काफ़ी प्रेज किया है। कोई देशों में अगर डिस्प्यूट हो रहा है, उस डिस्प्यूट की वजह से ट्रेड का कोई डिस्प्यूट हो रहा है, सो उन ट्रेड के डिस्प्यूट को भी यहाँ पर सेटलमेंट करने का काम WTO करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट की सब्सिडीज़ में भी जो एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट करवाने का काम करता है। इसके अलावा है बेटा डंपिंग का मतलब होता है अपने देश में तो सामान महंगा बेचना और दूसरे देश में सामान
जो है सस्ता चीप रेट पर अवेलेबल कराना। सो ये चीज़ बेटा गलत है कि आप अपने देश में तो सामान महंगा बेच रहे हैं और दूसरे देश में सामान जो है काफ़ी लेजिबल प्राइस पे दे रहे हैं। और इसके पीछे कंपनीज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ताकि दूसरे देश में अपनी जड़ें जमा सके। ठीक है, सो हालांकि ये चीज़ स्टेप अच्छा है, लेकिन ये चीज़ आप अपने खुद के देश के साथ गलत कर रहे हैं। सो इस चीज़ को गलत माना गया है। तो इस डंपिंग को रोकने के लिए WTO ने एंटी डंपिंग एग्रीमेंट भी शुरू किया है। इसी के साथ साथ रिव्यू ट्रेड पॉलिसी, जितनी भी ट्रेड पॉलिसी उनको दोबारा से रिव्यू किया गया है कि क्या क्या चेंजेस जो हैं हम इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सो बेटा ये हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का एक चैप्टर था, जिसके अंदर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, फ्रेंचाइजी, जॉइंट वेंचर, WTO बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बेटा। आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, जो टॉपिक्स रहता है वो फिर से पूछेंगे, अपनी क्लास में पूछेंगे। सो बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ कवर करनी है।